हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज बीएड फर्स्ट ईयर कम कंटेम्प्रेरी इंडिया का यूनिट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1949 में प्रिपेयर्ड होकर आया था, जिसको कि बनने में लगभग 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगा था। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो B.R. अम्बेडकर थे। उन्होंने मेनली जो है ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से, जिसमें कि सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं या किसी भी इंसान के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हों या मूलभूत आधार हों, उनको मिले। उससे हम कॉन्स्टिट्यूशन की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारा देश गुलाम था और हम गुलामी के 200 साल की गुलामी से जूझ रहे थे, और उस गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली थी। तो हमारे जो आज़ादी की लड़ाई के वक्त जो नेता थे या जो लीडर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसी चीज़ें, एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि लोगों को वो फॉलो कर सकें या उसको देख के हमारे देश का न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सब काम कर सकें। जिसे कि हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन जो वो एक रिटन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडिया का है। बाकी अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा मौखिक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो B.R. अम्बेडकर थे, जैसा हम जानते हैं। इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। लेकिन हम B.Ed कर रहे हैं, इसलिए हमें एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, तो हम एजुकेशनल आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब हमें ये जानना है कि कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या है। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसमें 3 लिस्ट बनाई गई। पहला था सेंट्रल लिस्ट, दूसरी थी सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है, दूसरी थी स्टेट लिस्ट, तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो हमारी शिक्षा था, स्वास्थ्य था या अदर तरह की चीज़ें थी, उनको अलग अलग लिस्ट में डाला गया। शिक्षा चूँकि मूलभूत ज़रूरत है इंसान के लिए, शिक्षा को जो है उसको पहले जो है यूनियन लिस्ट में डाला गया, लेकिन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको जो है डाला गया कंकरेंट लिस्ट में। बट हमें ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और उनके बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम B.Ed कर रहे हैं और हम कंटेम्प्रेरी इंडिया जो पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन के पार्ट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हमें ये नहीं समझाना है किसी को कि पॉलिटिकल साइंस या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाना है। तो कंकरेंट लिस्ट जो है तुम्हारा वो क्या है, कंकरेंट स्टेटस क्या है, सबसे पहले ये हमें जानना है। कंकरेंट स्टेटस में क्या आता है, जो 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसमें कि कंकरेंट लिस्ट जो है बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा, मैंने जैसा अभी पहले ही बताया कि 3 लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट है, फिर क्या है, एक लिस्ट है तुम्हारा स्टेट का, और तीसरा जो है हमारा वो है कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट जो है उसमें, सेंट्रल लिस्ट में जो है उसमें तुम्हारी एंट्रीज हैं 1 से लेके 65 तक। इसमें क्या क्या आता है, इसमें डिफेंस आता है, इसमें तुम्हारा नेशनल पॉलिसीज आती हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज आती हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या UGC है, ये सारा कुछ इसमें आता है सेंट्रल लिस्ट। फिर आता है तुम्हारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोला जाता है। मतलब कि एक नीति बनाई गई कि कैसे कोई राज्य जो है अपने नियम या अपने नीति का पालन करेगा। इसमें तुम्हारा कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए। क्या प्रिंसिपल दिए गए? पहला दिया गया राइट टू वर्क। हर एक को राइट टू वर्क है। मतलब राइट टू वर्क का मतलब ये होता है कि जिनको हमने चुन के लाया है, जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं।
to fulfill our all the requirements. इसमें स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DSP जिसको बोला जाता है, उसमें ये भी दिया गया कि 14 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया है। इनमें 3 चीज़ों का बात हुआ, एजुकेशन का बात हुआ, वर्क का बात हुआ और वर्क के बदले जो है इक्वल वेजेस का बात हुआ। इक्वल वेजेज इसलिए ताकि जो है हर एक इंसान जो है वो एडुकेट लाइवलीहुड को एंजॉय कर सके। इनमें जो है यूनियन लिस्ट में जो है सेक्शन 63, 64, 65, 66 की बात हुई। तो ये हो गया तुम्हारा 2 लिस्ट, एक हो गया यूनियन लिस्ट, दूसरा हो गया स्टेट। मेनली हमारा क्वेश्चन जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को क्या, कैसे कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को शामिल किया गया। तो एक पॉलिसी बनाई गई जो कि 10+2, 10+1, 8+2 पैटर्न पे था। एक पॉलिसी बनाई गई ताकि एजुकेशन को एक फ्रेमवर्क दिया गया कि इस तरह से पढ़ाना है। दूसरा हुआ कि स्टैंडर्ड जो था एजुकेशन का वो बहुत लो था, तो उसको अपग्रेड करने के लिए क्या किया गया कि एजुकेशन में रिसर्च वर्क डाला गया ताकि वो इम्प्रूव हो सके, एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। तीसरा क्या किया गया कि एजुकेशन फॉर इंटीग्रेशन, मतलब हमारा इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है, तो हम एजुकेशन के थ्रू इंटीग्रेशन लाएंगे, मतलब हमारा कंट्री जो है एजुकेशन एक तरह का देंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारा कंट्री इंटीग्रेटेड रहेगा, मतलब एक यूनाइटेड रहेगा एजुकेशन के थ्रू, मतलब सिमिलर सिलेबस होना चाहिए नॉर्थ में, साउथ में, जहाँ पे भी हो एक तरह का समान सिलेबस होगा। तो उससे क्या होगा कि ये तुम्हारे अंदर देश प्रेम की भावना आएगी, मतलब यू हैव टू बी लाइक डिवोटिव फॉर कंट्री एंड रिस्पेक्ट एंड लव फॉर कंट्री। 4th पॉइंट इज फॉर बेटर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, एजुकेशन हमें डिसिप्लिन देता है। कैसे देता है कि एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो चीज़ों को रियलाइज कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर तुम्हारा इसमें ये भी दिया गया कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो, जो फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है स्टेट को, उनको प्रॉपरली वो यूटिलाइज करें, इसलिए ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सकें एजुकेशन को रूट लेवल पे। सबसे पहले बेसिक एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो